अंधी, गूंगी और बहरी बहू। सुनीता के 3 बेटे होते हैं, राकेश, इंद्रेश और कल्पेश। एक दिन सुनीता अपने बेटों की कुंडलियां पंडित जी को दिखाती है। तभी पंडित जी कहते हैं, सुनीता जी, आपने बचपन में इन तीनों की कुंडलियां दिखवाई नहीं थी क्या किसी पंडित जी को? नहीं पंडित जी, दिखाई तो थी, लेकिन याद नहीं इतना कुछ। सब कुछ इन तीनों के पिताजी ही किया करते थे। अब वो नहीं रहे तो इनका सब कुछ मुझे ही देखना पड़ता है। इन्हें तो कुछ पड़ी ही नहीं है अपनी कुंडली की। सुनीता जी, आपके तीनों बेटों के कुंडली में मृत्यु दोष लिखा है, और वो भी 25 साल पूरे होने पर। पंडित जी की ये बात सुनकर सुनीता चौंक जाती है। ये आप क्या कह रहे हैं पंडित जी? हाँ सुनीता जी, यही सच है। लेकिन पंडित जी, इसका कोई हल या उपाय तो होगा ना? मेरे बेटों के अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। उनकी जान बचा लीजिए पंडित जी, मैं आपसे विनती करती हूँ। एक उपाय है, आपको अपने तीनों बेटों की शादी अंधी, गूंगी और बहरी लड़कियों से करानी होगी, और वो भी इस साल के जन्मदिन से पहले, क्योंकि अगर जन्मदिन बीत गया तो वो भगवान को प्यारे हो जाएंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल होने नहीं दूंगी। आप ढूंढिए, मैं भी खोज करती हूँ। हम अंधी, गूंगी और बहरी लड़कियों को ढूंढकर ही रहेंगे। अपनी माँ और पंडित जी की ये बातें उनके बेटे को बिल्कुल पसंद नहीं आती। माँ, ये सब आप क्या कह रही हो? शादी कोई मजाक नहीं है। हम तीनों अंधी, गूंगी और बहरी लड़कियों से शादी कैसे करेंगे? हाँ माँ, क्यों हमारे स्वर्ग जैसे जीवन को नर्क बनाने के पीछे पड़ी हो? और सच कहे तो हम तीनों किसी और से प्यार करते हैं। हम तीनों की भी गर्लफ्रेंड्स है, जो बहुत अच्छी लड़कियां हैं। हमें उनसे ही शादी करनी है। बकवास बंद करो अपनी, वरना एक एक को लपट लगाऊंगी। अरे जान है तो जहान है। अगर तुम्हारी जान ही नहीं बचेगी तो क्या तुम अचार डालते बैठने वाली हो अपनी गर्लफ्रेंड्स का? मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन तुम तीनों को अंधी, गूंगी और बहरी लड़कियों से शादी करनी ही पड़ेगी। लेकिन माँ, ये सब अंधविश्वास है। तुम चाहे कुछ भी समझो, लेकिन जैसा मैं चाहूंगी वैसा ही होगा। बात खत्म। अपनी माँ की बातें सुनकर वो तीनों बहुत परेशान हो जाते हैं, और इसीलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड्स टीना, मीना और शीना के साथ मिलकर एक प्लान बनाते हैं। और प्लान के मुताबिक टीना, मीना और शीना अंधी, गूंगी और बहरी बहू बनने का नाटक करती है और पंडित जी तक पहुंचती है, जिसके बाद सुनीता उन तीनों को अपनी बहुओं के रूप में तय करती है और अपने बेटों की शादी उन्हीं से कराती है। शादी के बाद सुनो बहनों, हमें बहुत चौकन्ना रहना होगा और होशियारी से नाटक करना होगा। हाँ हाँ, जरा सी भी भूल हुई तो हमारा राज तो खुल जाएगा। चलो अब, सासू माँ किसी भी वक्त आती होगी। उन तीनों में टीना अंधी होने का, मीना गूंगी होने का और शीना बहरी होने का नाटक करती है। शाम में आलू गोभी की सब्जी और घी वाले फुलके, रायता, अक्खा मसूर की दाल और चावल, और साथ में पापड़ तल देना। और हाँ, अभी पहले जाकर तुम तीनों छत की सफाई कर दो। ठीक है माँ जी। अरे ये क्या? अभी अभी मैंने मीना की आवाज सुनी, जबकि ये तो गूंगी है। तभी अंधी होने का नाटक कर रही टीना बोलती है, अरे माँ जी, आपने मीना की नहीं मेरी आवाज सुनी, और हम तीनों बहनें हैं, इसीलिए आपको कंफ्यूजन हो गया होगा। अच्छा, ऐसी बात है क्या? ठीक है ठीक है। तीनों बाल बाल बच जाती है। अगले दिन सुनीता गलती से बहरी शीना को आवाज लगाती है, शीना बहू। अरे शीना तो बहरी है। अरे टीना बहू, मीना बहू, जल्दी आओ। तभी वहां पर गलती से शीना भी आ जाती है। हाँ बोलिए माँ जी, आपने बुलाया? अरे शीना बहू, तुम्हें मेरी आवाज सुनाई कैसे दी? तुम तो बहरी हो ना? अरे माँ जी, मीना और मैंने इसे अपने साथ लाया है, हमें इसका ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। बहरी है ना,
हम दोनों तो फिर भी सुन लेते हैं और उस वक्त भी तीनों बाल बाल बच जाती है। फिर एक दिन जब सुनीता तीनों बहुओं के लिए साड़ियां लाती है, तभी अंधी होने का नाटक कर रही टीना को लाल की जगह हरे रंग की साड़ी पसंद आती है और वो तुरंत गलती से कह देती है, माँ जी, मुझे ये लाल नहीं, मीना की हरे रंग वाली साड़ी पसंद आई है, मुझे ये नहीं चाहिए। ओह नो, मीना और शीना जैसे मैंने भी नाटक करने में गड़बड़ कर दी। भगवान जी, अब आप ही बचा लो। ये क्या टीना बहू, तुम तो अंधी हो ना, और अंधी होकर भी तुम्हें लाल और हरा रंग समझ में कैसे आ रहा है? वो माँ जी, दरअसल मैं ना कपड़ों को छूकर ही समझ जाती हूँ कि उसका रंग कौन सा है। आप ये सब छोड़िए ना, चल मीना, माँ जी के लिए चाय बना कर लाते हैं। इतना कहकर टीना बात को घुमा देती है और कुछ दिनों बाद सुनीता के तीनों बेटों का जन्मदिन आता है, जिसे वो लोग धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन सुनीता को अपनी 3 बहुओं के अंधी, गूंगी और बहरी होने पर शक होने लगता है। ये मेरी बहुओं का बर्ताव इतना अजीब सा क्यों है? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। पहले मीना ने गूंगी होकर बोला, फिर शीना बहरी होकर भी मेरे पुकारने पर पहले चली आई थी, और कल टीना तो अंधी होकर भी उसने साड़ियों के रंग पहचान लिए। नहीं नहीं, ये मेरा वहम नहीं हो सकता। अब तो मुझे तीनों का टेस्ट लेना ही होगा, तभी मेरे मन को तसल्ली मिलेगी। फिर सुनीता गूंगी होने का नाटक कर रही मीना के कमरे में जाती है और वो देखकर हैरान हो जाती है कि कैसे मीना अपनी सहेली से फोन पर बातें कर रही है। हाँ यार, हमारा प्लान तो एकदम सही चल रहा है। हम तीनों बहनें अंधी, गूंगी और बहरी होने का नाटक एकदम बढ़िया तरीके से कर रही है। जो शक था वही हुआ, ये तीनों नाटक कर रही है और अब मैं इन तीनों के सच को कैमरा में कैद करूंगी। फिर सुनीता मीना का वीडियो रिकॉर्ड करती है। उसके बाद वो अंधी होने का नाटक कर रही टीना के कमरे में आती है और वहां पर शोपीस जानबूझकर गिरा देती है। जब टीना अपने कमरे में आती है, तब टूटे हुए शोपीस को टुकड़ों को देखकर वो पीछे हट जाती है। अरे बाप रे, मुझे इन टुकड़ों को समेटकर साफ करना होगा, वरना ये किसी के भी पैर में चुभ सकते हैं। बड़ी आई अंधी होने का नाटक करने वाली, जबकि ये तो साफ साफ देख सकती है। सुनीता टीना का भी वीडियो रिकॉर्ड करती। उसके बाद वो बहरी होने का नाटक करने वाली शीना के कमरे में छुपकर देखती। वाव, ये पड़ोसियों ने कितना मस्त गाना लगा है। ये तो मेरा फेवरेट गाना है, लेकिन बहुत शोर हो रहा है। मुझे खिड़की बंद कर देनी चाहिए, वरना बहरी होने का नाटक करते करते मैं सच में बहरी हो जाऊंगी। नास पिटी करमजली, ये भी बहरी होने का नाटक करती है, जबकि ये मैडम तो सब कुछ सुन सकती है। फिर सुनीता शीना का भी वीडियो अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेती है। फिर अगली सुबह वो अपने तीनों बेटों को बहुओं की असलियत दिखाती है। ये देखो बेटा, कैसे इन तीनों ने अंधी, गूंगी और बहरी होने का नाटक किया है। माँ, ये सब हमें पहले से पता है। क्या? हाँ माँ, क्योंकि जिन तीनों लड़कियों से हमारी शादी हुई है, ये तीनों हमारी गर्लफ्रेंड्स हैं। हम जानते थे कि ये मृत्यु दोष है और ये सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास है और कुछ नहीं। इसीलिए हमने अपनी गर्लफ्रेंड से ये नाटक करने के लिए कहा। सुनीता ये सब जानकर एकदम हैरान हो जाती है। हाँ, हम जानते हैं कि हमने गलत किया है, लेकिन माँ, आपकी बात भी गलत साबित हो गई ना। हमारे जन्मदिन को 1 हफ्ता बीत चुका है। हम अब 25 साल के हो चुके हैं, फिर भी हम तीनों आपके सामने सही सलामत खड़े हैं। हाँ माँ, आपने देखा ना, मृत्यु दोष और बाकी सारी चीजें, ये सब झूठ होता है। ये सारी बातें बस अंधविश्वास होती है और कुछ नहीं। हाँ बच्चों, शायद तुम तीनों सही कह रहे हो। आज तुम तीनों ने मेरी आंखें खोल दी। तुम तीनों सही सलामत हो और मेरी तीनों बहू भी अंधी, गूंगी और बहरी नहीं है, बल्कि एकदम सुंदर और गुनी है।
इससे ज्यादा और मुझे क्या चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ बेटा, लेकिन शर्मिंदा भी हूँ। मुझे माफ कर दो, मेरे कारण तुम सभी को इतनी तकलीफ हुई। नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं। अब जब सब ठीक हो चुका है तो एक सेलिब्रेशन तो बनता है। और इस तरह अंत में सभी लोग खुशी खुशी से रहने लगते हैं। ढिंचा कॉलोनी में रहने वाली भौरी और कल्याणी दोनों पड़ोसन होती है। पूरी कॉलोनी में कल्याणी सबसे ज्यादा अमीर होती है और उसे सजने संवरने का बहुत शौक होता है। वाह वाह कल्याणी बहन, क्या सुंदर साड़ी है ये। और ये झुमके, वाह, ये गले का हार भी बहुत जच रहा है तुम पर। थैंक यू। ये साड़ी, हार, झुमके, ये तीनों भी ब्रांडेड है और हद से ज्यादा महंगे हैं। हाँ तो हम क्या करें, जब देखो तब शाइनिंग मारती रहती है ये मुटकी भैंस। खुद को बहुत सुंदर समझती है। तू बस अच्छे कपड़े और गहने पहनती है, लेकिन है तो तू बदसूरत मोटी चुड़ैल। हाउ डे यू, यू कांट टॉक टू मी लाइक दिस। अरे खुद को देख, गरीब चुड़ैल कहीं की, ढंग की साड़ी भी नहीं पहन सकती और जलन के मारे अपनी सारी भड़ास निकाल देती है मुझ पर। ब्लडी मिडिल क्लास। भौरी और कल्याणी दोनों एक दूसरे की दुश्मन होती है। भौरी को कल्याणी से बहुत ज्यादा जलन होती है, क्योंकि भौरी एक मिडिल क्लास औरत होती है और वही दूसरी तरफ कल्याणी बहुत अमीर होती है। भौरी को कैसे भी करके कल्याणी को अपने कदमों तक लाना होता है। एक दिन भौरी का बेटा ऋषभ छुट्टियों के लिए घर आता है। आइडिया, मेरी इस पागल सी खोपड़ी में एक बहुत ही अच्छा आइडिया आया है। अब मेरा बेटा ही मेरा मकसद पूरा करेगा। मकसद? कैसा मकसद माँ? तुझे हमारी पड़ोसन की बेटी पूर्वी को अपने प्यार के जाल में फंसाना है। उसे तेरे प्यार में इतना पागल करना है, इतना पागल करना है कि वो और उसकी माँ खुद यहाँ मेरी चौखट पर आकर गिड़गिड़ाने लगे। लेकिन माँ, मैं ऐसा नहीं करूँगा। और मैं ऐसा क्यों करूँ? ये सब सही नहीं है। अरे ओ निठल्ले, तुझे मैं शादी करने के लिए नहीं कह रही। ये तो बस एक छोटा सा प्लान है। उसके बाद तुझे उसे छोड़ देना है। अपनी माँ के लिए इतना भी नहीं करेगा क्या तू ऋषभ बेटा? अच्छा ठीक है माँ, मैं करूँगा आपकी मदद, लेकिन ये नौटंकी मेरे सामने मत करो। ऋषभ अब अपने प्लान को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन रात में ऋषभ पूर्वी का पीछा करते हुए चला जाता है, लेकिन बीच रास्ते में ही पूर्वी की कार बंद पड़ जाती है और वो वही सड़क पर खड़ी रहती है। क्या हुआ? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर दूं? मेरे पास तुम्हारी तरह ऐसे चमचमाती हुई कार तो नहीं है, लेकिन ये प्यारी सी मोटर बाइक है। ओ हेलो, तुमने मुझे क्या कोई एरी गैरी लड़की समझ के रखा है क्या? मैं तुम्हारी औकात के बाहर हूँ। तुम देखना, अभी थोड़ी देर में गाड़ी का बंदोबस्त हो जाएगा। ठीक है, मैं तो हूँ ही आवारा, मैं भी यहीं पे वेट करूँगा। वैसे भी मुझे कोई काम नहीं है। पूर्वी वहां पर बहुत देर तक खड़ी रहती है, लेकिन कोई गाड़ी नहीं आती। ऐसे ही 1 घंटा बीत जाता है। क्यों? क्या हुआ? कहाँ रह गई तुम्हारी गाड़ी? अरे पूर्वी, हम दोनों क्या अभी मिले हैं क्या? बचपन से जानते हैं एक दूसरे को, और मैं बहुत संस्कारों वाला लड़का हूँ। कुछ नहीं करूँगा तुम्हें। जाना तो दोनों को एक ही जगह पर है, तो इतना ड्रामा क्यों कर रही हो? चलो, तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगा तुम्हें। अच्छा ठीक है, घर से थोड़ा दूर छोड़ दूंगा। तुम वहां से घर तक चली जाना, ताकि तुम्हारी माँ को पता ना चले। ठीक है ना? हाँ, यही सही रहेगा। अगर दोनों को माँ ने साथ देख लिया तो वो तो हंगामा मचा देगी। फिर पूर्वी ऋषभ के साथ घर चली जाती है और वो उसे उसके घर से थोड़ी दूर ड्रॉप कर देता है। दोनों एक दूसरे को सोशल मीडिया पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं और दिन रात ऑनलाइन बातें करते हैं। बातें मुलाकातों में बदलने लगती हैं। चलो, इस बार उसे मूवी दिखाने ले जाता हूँ। क्या हुआ बेटा?
मछली जाल में फंसी कि नहीं? अरे माँ, आप बिल्कुल चिंता मत करो। मछली का जाल बहुत अच्छे से बिछाया है मैंने। आधी तो वो फंस चुकी है, अब बस पूरी तरह फंसना बाकी है। शाबाश मेरे लाल, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। फिर ऋषभ पूर्वी को मूवी दिखाने ले जाता है और मूवी के बाद उसे गिफ्ट भी देता है, मुझ जैसे नाचिस की तरफ से। तुम्हारे लिए ये गिफ्ट, आज फ्रेंडशिप डे है ना, इसीलिए। ओह, थैंक यू सो मच ऋषभ। लेकिन ऋषभ, मैं तुम्हें सिर्फ एक दोस्त नहीं मानती, बल्कि एक हमसफर भी मानती हूँ। मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। आई लव यू सो मच ऋषभ। क्या तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है ना पूर्वी? ये तुम क्या कह रही हो? हाँ ऋषभ, मुझे तुम्हारी आदत हो गई है। सपने देखने लगी हूँ मैं तुम्हारे। मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करने लगी हूँ ऋषभ। नहीं पूर्वी, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हें सिर्फ एक अच्छा दोस्त ही मानता हूँ, ना उससे ज्यादा, ना उससे कम। मैंने तुम्हें उस नजर से कभी देखा ही नहीं। लेकिन ऋषभ, लेकिन वेकिन कुछ नहीं पूर्वी। मैं तुमसे जबरदस्ती प्यार तो नहीं कर सकता ना। लेकिन मेरी पूरी बात तो सुनो। पूर्वी की बात अधूरी छोड़कर ऋषभ वहां से चला जाता है और 2 दिनों बाद वो वापस हॉस्टल चला जाता है। बावरी पूर्वी को दुखी देखकर बहुत खुश होती है। पूर्वी का तो रो रो कर बुरा हाल होता है। वो ऋषभ को कॉल करके समझाने की कोशिश करती है। पूर्वी, हम दोनों में जो भी था वो सिर्फ दोस्ती के नाते ही था। प्लीज मुझे भूल जाओ और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। मैं वापस अपने हॉस्टल पर आया हूँ। लेकिन ऋषभ, ऋषभ गुस्सा होकर फोन कॉल कट करता है। फिर पूर्वी ये सारी बातें अपनी माँ को बताती है। ऐसा कौन है वो शहजादा? मैं उससे बात करूँ क्या बेटा? मुझसे तेरी ये हालत देखी नहीं जाती। नहीं माँ, आप किसी को कॉल नहीं करोगी। मैं ठीक हूँ, हो जाऊंगी नॉर्मल कुछ दिनों में, बस थोड़ा समय लगेगा। ऋषभ हॉस्टल तो चला जाता है, लेकिन जैसे यहाँ मुंबई में पूर्वी की जान ऊपर नीचे हो रही थी, वैसे ही वहाँ ऋषभ की भी हालत थी। ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे पूर्वी की इतनी याद क्यों आ रही है? क्यों मेरा किसी भी काम में मन नहीं लग रहा? ऐसा लग रहा है जैसे मेरा शरीर तो दिल्ली में है, लेकिन मेरी आत्मा मुंबई में अटकी हुई है। कहीं मुझे मुझे पूर्वी से प्यार तो नहीं हुआ? ऋषभ को ये एहसास हो जाता है कि जाने अनजाने में वो भी पूर्वी से प्यार कर बैठा है। फिर वो सब छोड़ छाड़कर फिर से मुंबई आ जाता है और पूर्वी के पास जाकर उसे सारी सच्चाई बताता है। तभी वहां पर भौरी और कल्याणी भी आती है। क्या इस गरीब चुड़ैल के कहने पर तूने मेरी बेटी को दुख दिया? ए मुटकी सान, चुप रे। हाँ कल्याणी आंटी, ये सच है कि मैं शुरुआत में पूर्वी के संग प्यार का नाटक कर रहा था, लेकिन ये भी सच है कि मुझे खुद ही पता नहीं चला कि कब मैं असल में उससे प्यार करने लगा। मैं पूर्वी से बहुत प्यार करने लगा हूँ आंटी, और मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। आई लव यू पूर्वी। ऋषभ, क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ बाबा, तुम्हारी कसम। ऋषभ और पूर्वी एक दूसरे को गले लगाते हैं। ये देख कल्याणी और भौरी को बहुत गुस्सा आता है। नालायक लड़के, ये सब क्या कर रहा है तू? अरे इस मुटकी चुड़ैल को हमारी चौखट पर गिड़गिड़ाते हुए आना चाहिए था, लेकिन तूने तो पूरा डाव ही फेर दिया। पूर्वी, दिल से नहीं बल्कि दिमाग से काम लो। ये गरीब पड़ोसन तुम्हारी सास नहीं बन सकती, क्योंकि वो मेरी दुश्मन है। बस कीजिए आप दोनों। अरे क्या दुश्मनी दुश्मनी लगा रखी है? इतना कोई लड़ता है क्या? माँ, हमारे पास इतने पैसे नहीं है, इसलिए आप कल्याणी आंटी से जलती हो, और कल्याणी आंटी आप मेरी माँ की सुंदरता से जलती हो। लेकिन इस जलन का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जीवन में अगर कुछ मायने रखता है तो वो पैसा या सुंदरता नहीं है, बल्कि प्यार है। ऋषभ सही कह रहा है माँ,
हमें दिल से अमीर होना चाहिए। माँ, बावरी आंटी, ये दुश्मनी प्लीज छोड़ दीजिए और हम दोनों के लिए एक हो जाइए। प्लीज, प्लीज माँ, प्लीज आंटी। बच्चों की बातें सुनकर कल्याणी और भौरी एक हो जाती है। माफ कर दे मुटकी। हाँ चुड़ैल, मुझे भी माफ कर दे। चल जप्पी पा और शहनाई बजा। फिर भौरी और कल्याणी दोनों गले मिलती है। तुम दोनों क्या टुकुर टुकुर देख रहे हो? जाओ शादी के कपड़े और संगीत के गाने चुनना शुरू कर दो, क्योंकि तुम दोनों की अब शादी करानी है। क्यों कल्याणी? हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा भौरी। इस तरह अंत में दोनों पड़ोसन के बीच की दुश्मनी खत्म हो जाती है और ऋषभ और पूर्वी की धूमधाम से शादी होती है।